बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी और मुआशी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें बसने वाले लोग अवामुन्नास क्या सोच रहे हैं और किस किस्म की कैफियत में मुब्तला हैं और वो क्या करने का और क्या उम्मीद लगाए रखने का इरादा रखते हैं अपने लीडरान से। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में जिन चीज़ों को मौजूद बहस लेके आएंगे उसके अंदर IMF से मिलने वाली ग्रांट का भी जिक्र किया जाएगा, जिसमें इंस्टॉलमेंट एक मिलना जो है उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं तमाम तर जितनी इस वक्त गवर्नमेंट है। और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ये कह चुके हैं एक की जगह दो एक साथ मिलेगी। मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर पेट्रोलियम है, उन्होंने ये भी कहा है कि 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान हम उम्मीद करें कि हमें इंस्टॉलमेंट IMF की जानिब से मिल जाएगी। साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के रिज़ाइन किए जाने के हवाले से बढ़ता प्रेशर भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का भी कह चुके हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं जब मेरे पार्टी के लोगों को मेरे काम पर या मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर किसी और से उम्मीद लगाना गलत है। वज़ीर आज़म ने उनको इसके रिस्पॉन्स में कहा कि आप काम को जारी रखिए। IMF का मामला है क्या, हम गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पाई। इस सब असना के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है और एलानिया और गैर एलानिया जो इदाद शुमार महंगाई के बताए जा रहे हैं, स्पाइक बताया जा रहा है, वो कोई 30 बता रहा है, कोई 35 के करीब बता रहा है और कोई उसको 18 के करीब रेट और ग्रेड कर रहा है। ये सारा मामला किस किस्म के असरात रखता है लोगों पर और लोग इसके साथ साथ मुआशी समेत नफसियाती किस किस्म के मसले मसाइल हैं जिसमें जुड़े हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ पंजाब में आने वाला बाई इलेक्शन जो है वो तमाम नज़रें उस जानिब हैं और बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि अगर कोई धांधली नहीं होती तो हम जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमारा गढ़ है और हमारी परफॉर्मेंस लोगों के सामने है, PTI का दौर हमारे सामने रहा, सो वोट हमारा ही है। किस जानिब ऊँट बैठेगा ये देखना अभी बाकी है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, वज़ीर आज़म ने उसकी सदारत की। उसके अंदर तालिबान के साथ होने वाले डायलॉग के हवाले से और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जितने मामला थे उस हवाले से उनको ब्रीफ किया गया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही सरत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अली मूसा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा मुसर्रत साहिबा। मुसर्रत साहिबा ये फरमाइएगा सबसे पहले तो ये कि जो मैं चाहता हूँ पंजाब के इलेक्शंस की हम बात करें, कोई ताज़ा तरीन हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी आपकी पार्टी की जानिब से सामने आ रहे हैं जिसमें मुबैना धांधली या कन्फर्म धांधली की जो आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं। क्या देख रही हैं, क्या फोर्सी कर रही हैं पंजाब के ज़िमनी जो इंतखाबात है उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। ये वो पुराने जो ओछियत कंडे, पहले तो इंतकामी कार्रवाइयाँ, जो लोग हमें वोट करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ FIR उनको अंदर किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है, जो प्रो PTI के इलाके हैं वहाँ पे बनी बनाई सड़कों को उखाड़ दिया गया है, वो तो एक अलग चीज़ है। वोटर लिस्टों के अंदर जिस तरह से उखाड़ पछाड़ की गई, एक PP के अंदर कोई 61% वोट इंक्रीज कर दिए गए हैं। क्या ये पॉसिबल है? शेखुपुरा वाली लाहौर की एक PP के अंदर 61% इंक्रीज, शेखुपुरा में 32% इंक्रीज किया और 8000 उसमें से निकाल दिए हैं वो पॉकेट्स जहां पे PTI के वोटर एंड सपोर्टर ज्यादा थे। अब इंटरेस्टिंग चीज मुर्तजा, इन तमाम ओछियत कंडों के बावजूद फिर ये जिस तरह की प्लानिंग की जा रही है, जिस तरह से प्रिजाइडिंग स्टाफ लगाने के जो मंसूबे और फिर फोन कॉल्स, फिर विक्टिमाइजेशन, उसके बावजूद इंशाल्लाह हम 20 की 20 सीटें जीत रहे हैं, भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। ये जो ओछे कंडे हैं ये 10% इंक्रीज ले आएंगे, 20% भी इंक्रीज ले आए, तो आप खड़े हो 1% पे, 99% पे पाकिस्तानी कौम खड़ी है, पाकिस्तान खड़ा है और फिर तहरीक इंसाफ खड़ी है। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट हमारे नजरिए की बेस पे दे रहे हैं, हमारा सपोर्टर और वोटर बड़ा है, लेकिन इस वक्त कौम यकजा है। कौम को पता है कि उनके साथ रिजीम चेंज ऑपरेशन की आड़ में कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसकी कॉस्ट आज आम पाकिस्तानी पे कर रहा है। अगर कोई डैमेज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से तो वो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द फर्स्ट बेनिफिशियरी इनफैक्ट। लेकिन उसके साथ जो आम आदमी की जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आया है मुर्तजा, आई विल रिक्वेस्ट कि आप पूरे पंजाब के 20 हलकों में से किसी हलके को, इनकी चॉइस का, जो भी हमारे पैनलिस्ट हो, नून से पूछ लें, वो जिस हलके में कहते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, वहां पे मेरे साथ चलें, रोड पे जाके रोड शो कर लें।
लोगों के मुंह के आगे माइक करें और फिर देखें कि वो इनको सुनाते क्या क्या। आपको सारा प्रोग्राम बीप करके करना पड़ेगा, आप वो ऑडियो अब ऑडियंस को सुना नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज मुशर्रफ ये साहब है ऐसे कि बहुत सारे क्या लोग हो भी रहा है। हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं इसके अंदर जो अब भी डेडिकेटेड हैं विद देयर पार्टीज, और जिसमें अपोजिशन की पार्टीज हैं, नून लीग के साथ भी बहुत सारे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए, वोट जाएगा तो शेर को जाएगा। वो भी तो ज़रा आपके लिए मैं चैलेंज बता है ना? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा कोई भी माई का लाल अब नहीं है। और एक और फैक्टर जिसको अब हम एक पॉलिटिकल तज्जिया इसके ऊपर कर लेते हैं कि इस वक्त मुर्तजा जो चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये जो माइंड सेट है, बिरयानी माइंड सेट या पटवारी माइंड सेट, ये एप्लीकेबल है, ये इम्प्लीमेंट होता है अगर कोई पीएमएलएन का अपना बंदा खड़ा होता। ये फैक्टर अब उतना वर्केबल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि एक तो सबके जमीर तो जिंदा होते हैं ना, अब बाहर आके जो कुछ मर्जी बोल रहे हैं, हकीकत तो सबको पता होती है। आज के जमाने में फी जमाना मैं मान ही नहीं सकती कि पीएमएलएन के जो वोटर सपोर्टर को पता नहीं है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ, और उस मुल्क में इस मुल्क की जो आम आदमी है उसकी कॉस्ट पे कर रहा है। इनके इस गलत ऑपरेशन की वजह से जो मुदाखलत और साजिश हुई वो सिर्फ रजीम चेंज करना, खान को हटाना तक महदूद नहीं थी। वो उसकी वो अनलिमिटेड थी। वो क्या थी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाके डिस्टेबलाइज करके उसके बाद पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिफॉल्ट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान के अंदर अनार्की फैलाई जाए। अगला चैलेंज पेट्रोल से बड़ा जो मैं देख रही हूँ वो 22 करोड़ आवाम के लिए का फूड इनसिक्योर होना। उसकी वजह यह है कि सोइंग नहीं हुई, प्रॉपर काश्तकारी 25% अभी इस वक्त तक चावल काश्त हुआ है। वजह डीजल की कीमतें, पानी का ना मिलना, और इनकी जो अगर ट्यूबवेल चलाना है तो किसान को बिजली भी मुयसर नहीं है। अगली जो चीज जो मैं देख रही हूँ कि वो जो पटवारी फैक्टर, नॉन फैक्टर, 500 5000 फैक्टर, वो अगर ये अप्लाई करेंगे भी तो वो इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होना कि लोटे हैं आगे। उनको भी पता है कि ये गद्दार है, उनको भी पता है कि ये अपनी वफादारियां बेच के ये बेवफा लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे और, फिर मैंने डॉक्टर साहब पे जाना है। एक सवाल आपसे और इसी में ऐड कर लें, एक सवाल फिर मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना है, ज़करिया साहब के पास। ये बताइएगा कि आज एक मरतबा फिर आजकल जो है वो शोर है ऑडियो और वीडियो लीक्स का, ठीक है, और वो आप जानती है कि हर थोड़ी अरसे के बाद होता है, उसके बाद टेपर डाउन हो जाती है चीज़ें, फिर शुरू हो जाता है। अब उसके रिबटल के अंदर आज इमरान खान साहब आए और उन्होंने आके एक मीडिया टॉक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप सी उन्होंने की, जिसके अंदर उन्होंने डिजिटल जो है वो मीडिया के हवाले से जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि मेरा भी रिकॉर्डेड पैगाम ऑलरेडी मौजूद है, जब ज़रूरत पड़ेगी वो सबके सामने आ जाएगा। ये क्या चल रहा है, कौन से पैगाम हैं जो अगर नहीं अभी लाए जा रहे तो उसकी क्या वजह है, और अगर ऐसे पैगाम हैं तो उस पर पर्दादारी क्यों है, और ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स की चल रही है सियासत, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब ने जो बात की है वो 100% ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखें कि इस मुल्क के साथ होता क्या रहा। इस मुल्क के साथ साजिशें भी हुई, ये पहली दफा नहीं हो रही, और इस मुल्क में लीडरशिप के साथ जो जो कुछ हुआ, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ हुआ, वो भी तारीख उसकी गवाह है। इस वक्त जो है इनको पता होना चाहिए कि हालात फर्क है। इस वक्त ये है कि एक तो 22 करोड़ आवाम के पास जो ये सबसे बड़ा टूल है ना, वो इनकी किसी भी फोन कॉल, इनकी किसी भी जो एक प्लांटेड किस्म की जो मूव होती है उससे कहीं ज्यादा जो ऑर्गेनिक एक मैटर होता है ना, वो आर्टिफिशियल से जाहिर है कहीं भारी पड़ता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये हम सबकी ओपिनियन थी और हमारी ये मुतफिका राय थी कि यहाँ पे बड़े बड़े खिलवाड़ हुए इस मुल्क के साथ, और उसके बाद कोई झूठी किस्म की वो क्या कहते हैं वसीयत निकाल के मुल्क के ऊपर लोगों ने कब्जा किया, पार्टियों के ऊपर कब्जा किया, और वो आज उन पार्टियों का भी हालात आप देख रहे हैं कि फेडरल की जमात थी, इंटीरियर सिंध तक महदूद रह गई। हमारा ये इसके ऊपर मानना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर, वो इस मुल्क का एक एसेट है। उन्होंने देखें इस मुल्क को बहुत सर्व किया है। सिर्फ पॉलिटिकल साइड को आप ना देखें, अमेरिका के अंदर 2 दफा अगर कोई प्रेसिडेंट रहता है तो उसके बाद वो जाके फिर सोसाइटी के अंदर सिविल सोसाइटी के अंदर वो जाके सोशल वर्क करता है। ये वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो पहले सोशल वर्क उन्होंने किया, इस मुल्क को के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। उसके अलावा इस मुल्क का जो लीडर है वो उनकी जिंदगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को यूनाइट रखने के लिए और इस मुल्क के लिए जो उनके प्लान्स है उसके लिए इंतहाई जरूरी है। तो अगर किसी ने किसी भी किस्म की हरकत की तो ये याद
रखा जाए कि ये भुट्टो का जमाना नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि झूठे किस्म के टोटे टोटे मिला के, मेरी एक बात उधर से पकड़ के किसी की दूसरी बात, किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा पकड़ के, ये बातें पुरानी हो गई है। कोई नया तरीका आजमाए, फोन कॉल, फिर ये जो दूसरे जो तमाशे लगाए जाते हैं, डराना धमकाना। 22 करोड़ आवाम को डराने के लिए ना तो आपके पास इतनी लाइंस मौजूद है, ना इतने अननोन नंबर मौजूद है, और ना इतनी फोर्स मौजूद है। और ये हम सारे मुहिब्बे वतन है, आप भी मुहिब्बे वतन बने, और हमें आपकी भी लॉयल्टी पे शक नहीं है, लेकिन ये जो बात है, जब हम, मेरी बात कंप्लीट होने दें जी। दूसरी बात ये कि जिस तरह से बीबी की एक कॉल, मुझे बताएं मुर्तजा, क्या वो किसी मिनिस्टर को कॉल कर रही थी? क्या किसी मीडिया हाउस को कॉल कर रही थी? क्या वो इन्फ्लुएंस कर रही थी किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर? वो किसको कॉल कर रही थी? अरसलान हमारा, उनका फैमिली मेंबर खान का, वो बचपन से उनके घर का हिस्सा है, वो एक फैमिली मेंबर की तरह है। वो खान के किसी ओहदे के ऊपर आज के टाइम तक नहीं रहा, सिवाय सोशल मीडिया के एक मेंबर की हैसियत के अलावा। तो एक कॉल जिसका कोई मतलब किधर से कोई किधर से भाई, और अगर उसमें अगर उस चीज को, टोटो को भी अगर जोड़ा जाए तो जो कंटेंट है वो कोई गलत तो नहीं है। उसमें ऐसी क्या उन्होंने बात की जो काबिल एतराज है? जिसके ऊपर काबिल एतराज रखती हूँ। और बाकी आपकी पार्टी का ये कहना है कि ये बातें, उसको पैसे दे दो, वो चैनल बंद कर दो, और ये कर जिस, और एक बात और, वो किसी रॉक एजेंट से तो बात नहीं कर रही थी। हमें तो ये भी जो इमरान रियाज खान कह रहा है कि जो इदारों ने, जो मुहिब्बे वतन सहाफी थे, जो इनके लिए सियाचिन पे भी जाके काम करते थे, जो इनकी हर बात पे यकीन करते थे, इन्होंने ही ये सारे वॉल्यूम सबके आगे रखे थे ना। ठीक है ना, पॉइंट आ गया। मुझे डॉक्टर साहब के पास जाने दें, बड़ी अहम चीज है, इस पे आता हूं मैं, आप मेरे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब पे जाने। डॉक्टर साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब जो कुछ भी हालात हैं मुल्क के, वो हमारे सामने है, ज़रा कोई चीज़ छुपी नहीं, वो मुआशी हो, वो सियासी हो, इस सब के अंदर जो चीज़ बड़ी गौर तलब है और जो अनएड्रेस्ड है, वो ये है कि हमारे माशरे में पोलराइजेशन हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑलरेडी रेड लाइंस ड्रॉ थी वो हम क्रॉस होती भी देख रहे हैं, या वो थ्रेशोल्ड लेवल पे आती देख रहे हैं, और नई रेड लाइंस जो है वो भी हम ड्रॉ होती देख रहे हैं। इसके असरात जो लोगों पे पड़ रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है, व्हाट इज़ द वे आउट टू कम फ्रॉम दिस ऑल? डॉक्टर साहब जी, थैंक यू। ये देखें, बड़ा थैंक यू वेरी मच, बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। देखें, ये एक सोशलॉजिकल इशू है कि हमारी गुफ्तगू में एग्रेशन बढ़ रहा है, और हम एक दूसरे की रेपुटेशन खराब करने के लिए, मैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, किसी एक पॉलिटिकल एंटिटी की बात नहीं कर रहा। अब देखें ना, इस तरह के प्राइवेट फोन कन्वर्सेशंस को टेप करना, इस तरह की चीजें, मेरा ख्याल है हमारे तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स को बैठना चाहिए, और इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं, ये सब कंसेंसस के साथ इनको स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि देखें, इससे जो पॉलिटिकल हमारी पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी रेपुटेशन को तो जो नुकसान पहुंचता है वो पहुंचता ही है। हमें अपने बच्चों की भी तो फिक्र करनी है ना। देखना, एक बच्चा हर वक्त ये देख रहा है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग, इस तरह के गैर इखलाकी और गैर इस्लामी टैक्टिक्स जो है, ये बेसिकली ये इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसकी इन्फ्रिंजमेंट है, और एक गैर इखलाकी हरकत है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स को बैठना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर बनता जा रहा है। ये अब ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल एक्टर्स में ही है, ये यूनिवर्सिटीज में भी होता जा रहा है, ये कारखानों में भी होता जा रहा है, ये हर जगह होता जा रहा है। जितने भी लोग कंसर्न पार्टनर्स हैं, अगर वो नहीं बैठते, अगर सर ये लोग नहीं बैठते, आप जो कि फरमा रहे हैं कि उनको बैठना होगा, हल निकालना होगा, लेकिन अगर ये नहीं बैठते और हमें बैठते दिखाई नहीं दे रहे, तो इन द मीन वाइल जो डैमेज हो चुका है और जो मुमकिन तौर पर होने जा रहा है, हाउ टू फिक्स दैट? पीपल शुड डू समथिंग ऑर्गेनिकली। तो फिर जो ऑर्गेनिक होगा उसके तो फिर किसी भी किस्म के नताइज हो सकते हैं। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। देखें, ये तो मैं समझता हूं कि ये किरदार की सुसाइड है फिर हमारी, अगर हम रियलाइज नहीं करवा रहे। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, अगर वो भी इन रेड लाइंस को क्रॉस करेगी, तो माशरे की जो इज्तिमाई इखलाकियात है वो कहाँ जाएगी? और इसका जो ऑफ शूट आपने बात की, ऑफ शूट इसका वायलेंस है। अब आप देखें ना, एक शख्स दूसरे शख्स को ह्यूमिलिएट करने पे तुल गया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वर्बल वायलेंस होगी।
जब वर्बल वायलेंस रेड लाइन क्रॉस कर जाएगी तो फिर डंडा सोटा और गोली और फिजिकल वायलेंस होगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये कोई अच्छा शूल नहीं है सोसाइटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें डिसेंसी लाने के लिए, उसमें डेकोरम लाने के लिए, देखिए जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है ये कोई नया नहीं है। आप देखें आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जब हमारा मुल्क जो है तख्लीक हो रहा था, आप देखें द डेज व्हेन अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे लोग वो भी बड़ी मुखालफत करते थे हुक्मरानों की। फिर उनकी जो जनरेशन के पॉलिटिशियन थे तमाम ऑयल के आप देखें तो वो मुखालफत भी करते थे, वो डिसएग्रीमेंट भी करते थे, ना वायलेंस होती थी, ना इस तरह टेपें की चलाई जाती थी, ना इस तरह जो है इस तरह की चीजें नहीं होती थी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमें सबसे बड़ी, मैं एक सोशियोलॉजी का तालिब इल्म होने के नाते ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ सोसाइटी को कि इसका हमें जो ग्रोन अप है उनको तो जो नुकसान हो रहा है इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों की सोशलाइजेशन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। 10 साल का बच्चा है, 15 साल का यूथ है, वो उसके पास जो इंटरनेट है, उसके पास जो है मोबाइल फोन है, वो तो तबाही फेर देगा अगर हम इस पॉलिटिकल कल्चर को और इस वायलेंस के कल्चर को और इस यकीनी तौर पे ज़ाहिर है अब चीजें बहुत तेज ट्रैक पे आ चुकी हैं और वो डेफिनेटली कंट्रोल नहीं होगी तो डैमेज होगा। मुसर्रत साहिबा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें ज़ाहिर सियासत एक तरफ जारी है, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ देखें तो मुआशी मामलात हैं। IMF जो है वो एक ऐसा मसला है जो हल ही नहीं हो पा रहा और उसके बिगाड़ की सबसे बड़ी जो रीज़न इस वक्त मौजूदा हुकूमत देती है वो आपके गलत मुआहदे देती है IMF के साथ और उन मुआहदों को तोड़ना करार देती है। वो कोई वज़ीर साहब अब इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर चुके हैं, फिर PM ने कहा काम जारी रखें। एक किस्त का पहले सुना, फिर दूसरी का सुना, पहले 9 दिन का सुना और अब 11 दिन का सुन रहे हैं। आई मीन द प्रॉब्लम इज़ देयर एंड दे आर आस्किंग कि आप लोगों से सवाल किया जाए कि आप लोगों ने ऐसा किया तो क्यों किया, बताइए मुसर्रत साहिबा। साबित कर दिया, कॉस्ट बहुत बड़ी हमारा मुल्क पे कर रहा है कि ये नालायक नकम्मा आदमी जो स्टंट करके मच्छर मारने वाले जो एड्स दे के उसके ऊपर अपनी फोटो लगा के एमको वाली, उसके ऊपर मीडिया में पैसा चला के बेबहा मुल्क के खजाने को उनके ऊपर लुटा के जो एक बड़ा डूअर बना हुआ था, आज वक्त ने साबित कर दिया और तमाम उनके लाने वालों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह का शख्स उन्होंने इस 22 करोड़ आवाम की को लीड करने के लिए बिठा दिया। तो इनका नलायक निकम्मापन 11 जमातों का वाजे हुआ है, जाहिर हुआ है और अभी आगे बहुत कुछ इनके मुंह से कहने सुनने के लिए आप तैयार रहें और उनके नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहें। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी ज़िक्रिया साहब की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कि ये वो बदतरीन दौर है जिसमें अवाम के ऊपर क़यामत ढाई जा रही है, जुल्म ढाए जा रहे हैं, बर्बरियत, फस्तायत, उनके मैंडेट को अब्यूज किया गया, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज, एक पॉलिटिकल मूव करने के ऊपर हमारे लोगों को शहीद किया गया। फिर मुआशरे के अंदर जो ये जो अनरेस्ट है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, वजह क्या है कि आपको बिजली देनी नहीं, भत्ते की शक्ल में आपसे बिल भी लेना है, डबल लेना है, आपको पेट्रोल भी महंगा पहले से ज्यादा देना है, आपके हालात भी बदतरीन करने हैं और आपको सवाल उठाने की भी गुंजाइश नहीं दी जा रही। ये वजह है। आपको अगर आप किसी से सवाल करते हैं तो आपके ऊपर गद्दारी की FIR होती है और जब इतना आप किसी चीज को प्रेस कर देते हैं तो उसका रिएक्शन, जो उसका नतीजा निकलता है, ये लावा बन चुका है, ये वोल्केनो फटने के करीब है। डरे उस वक्त से और याद रखें कि पाकिस्तान सोने की वो चिड़िया है जिसको अगर आपने मुर्गी को हलाल कर दिया तो आपके हिस्से में भी कुछ नहीं आएगा। 22 करोड़ लोगों के ऊपर रहम करें, अकल के फैसले लें, होश के नाखून लें। अभी भी मैं कहती हूँ नुकसान तो बहुत हो गया, लेकिन नाकाबिले तलाफी नुकसान होने से बचाने के लिए एक ही वाहिद हल है सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए कि हम अभी इलेक्शन कॉल करें, तमाम जमातें कंसेंसस के साथ बैठें और इस मुल्क को तमाम जमातें बैठें और बैठ के वाहिद हल जो है इस वक्त इन तमाम मसलों का फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान होना और इलेक्शन का होना है। बहुत शुक्रिया जी मुसर्रत जीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे प्रोफेसर ज़िक्रिया साहब से और हमें ज्वाइन करेंगे मूसा गिलानी साहब। टेक अ ब्रेक, ब्रेक के जाने पड़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू हमारी जारी है। मुल्क की सियासी और मईशत की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बातचीत करें। ज्वाइन करें हमें अली मूसा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़करिया ज़ाकिर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से इस सेगमेंट का करना चाहूँगा। ज़करिया साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन के हवाले से और बढ़ता हुआ जो एग्रेशन है उसके हवाले से। मैं जानना आपसे सर ये चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ज़ाहिर है सियासी अनरेस्ट है, लोगों के पास सोशल मीडिया है और इस सब के होने के बावजूद एक अनरेस्ट की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो कायम है, लेकिन इसके साथ साथ जो माशी मामलात हैं वो खासे डिस्टर्ब हैं। और मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस ये है कि माशी मामलात वो मामलात हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये बताइए कि अब कभी IMF की जानिब हम देखते हैं या ख़बरें आती हैं और बहुत सारी अच्छी नवीद भी सुनाई जाती है, फिर बहुत सारे टैक्सेस की भी खबरें आ जाती हैं। लोग जब निकलते हैं अपने घरों से और ख़रीदारी करने बाहर जाते हैं या वो अपने माशी मामलात चलाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये नज़र आता है, हमें ये दिखता है कि उनकी परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू इट? और जो कुछ भी हो रहा है ये उनको किस हद तक डैमेज कर रहा है? देखें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। पहली तो बात है, मेरा ख्याल है इसे हमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए कि ब्लेम गेम फ़ौरन कि इसने कर दिया उसने कर दिया। देखें, ऑनेस्टली ये हमारी गुज़श्ता हाफ ए सेंचुरी की जो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, हिस्टोरिकली हमारा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि हमने मुआशी मामलात को इस पे एक लॉन्ग व्यू लेने के बजाय, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बजाय वक्त गुजारी की। ठीक है, और इसमें गुज़श्ता 50 साल के जितने हमारे हुक्मरान हैं वो भी शामिल है, इसमें हमारे एकेडमिशियन भी शामिल हैं, इसमें हमारे पॉलिटिशियन जो भी हैं। देखिए, हमने वक्त की गुजारी की, पैसे ले लिए, कर्ज ले लिया, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया, अपनी एजुकेशन को डेवलप नहीं किया। मिसाल के तौर पे देखें, बहुत से मुल्क जो है ये सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से बड़े पैसे कमाते हैं, उनका बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आता है। अब ये सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट जो 10 दिन में तो नहीं होती ना, इसके लिए 30-40 साल पहले हमें अपनी हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, कंप्यूटर की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये हमारी कलेक्टिव नेग्लिजेंस है जो हम फेस कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस वक्त तयन तो नहीं करता कि इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब ये रियलिटी है, जो इन्फ्लेशन है ये रियलिटी है। हर बंदे की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हुई है। अब इससे ब्लेम गेम से आगे निकल के हम ये देखना है कि ये किस तरह हमने अपने मुआशरे में इसके जो नेगेटिव असरात है उनको मिनिमाइज करना है। अगर फैमिली बजट में कट लगाना है तो वो किस चीज पे लगाना है? फैमिली बजट पे कट लगाना है तो वो होटलिंग पे लगाएं, वो उन चीजों पे लगाएं, फैशन पे लगाएं, अननेसेसरी ट्रैवल पे लगाएं, लेकिन कट जो है ये बच्चों की एजुकेशन पे नहीं लगना चाहिए। लेकिन सर अभी भी बहुत सारा ऐसा तबका है जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं यकीनी तौर पे इनके ऊपर लोगों को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन लार्जली आप जानते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 3 वक्त की तो छोड़ें, 2 वक्त की छोड़ें, 1 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से हो रही है। वो क्या करें? ठीक है, आपकी ये 2 वक्त की रोटी आज का इशू तो नहीं है। रूरल जो मैसिव पॉवर्टी है वो तो आज का 10 साल का प्रॉब्लम। इसमें देखें, मेरी सुने, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत खराब है, मैं इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें, हमारे अमूमी तौर पे रूरल एरियाज में रिसोर्सेज भी हैं। लोगों ने कोई छोटा मोटा लाइफ स्टॉक रखा होता है, कोई छोटी मोटी काश्तकारी है, मेहनत है। देखें, हर चीज में एक वे फॉरवर्ड होता है। अब अगर हम यही कहें कि भाई अब आप देखें ना, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, यस इलेक्ट्रिसिटी महंगी है क्योंकि हमें और पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है, कोल इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब इसका कोई वे आउट हमने निकालना है ना, उसकी कंजम्पशन कम करें, हम डे लाइट में काम करें, और जो भी छोटे छोटे लेवल पे जो इनकम जो है इंक्रीज करने के जो मेजर्स हैं उनको हम करें। अब देखें ना, मैं एक छोटी सी अर्ज करूं, बहुत से इलाकों में आज से 20-25 साल पहले घर में और कुछ नहीं तो लोगों ने एक बकरी रखी होती थी कि चलो उसका बच्चा जो है वो एक उनका एक इनकम का सोर्स बनेगा, उसका मिल्क जो है वो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा बाबू बनते जा रहे हैं। अब देखें, हमारे रूरल एरियाज में जो छोटे लेवल पे लाइफ स्टॉक था वो कम हो गया,
और हर बंदा क्लर्क बनने और पीएन बनने के चक्कर में है। मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से एक यूनिवर्सिटी हेड कर रहा हूँ। हर शख्स जो है वो अगर थोड़ा पढ़ा तो वो कहता है मुझे चपरासी लगा ले, इसके बाद क्लर्क लगा ले। कोई शख्स जो है, हालांकि पाकिस्तान की जमीन इतनी इनफर्टाइल नहीं है, अगर उस पर थोड़ा सा काम किया, अब देखें जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है उस पर एग्रीकल्चर उतनी इंटेंसिव नहीं है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रह के अपनी इनकम को बढ़ाना। ये इज्तिमाई तौर पे जो ये इस वक्त मसाइल आ रहे हैं, ये भी तो हमारी कलेक्टिव नेग्लिजेंस है ना। हम चीज, हमारी जो अपर क्लास है वो चीज के बगैर और बर्गर के बगैर तो खाना नहीं खाते। प्रॉब्लम ये कि आप इंपोर्ट करते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल जो है वो आपको इंप्रूव करना होगा, इंपोर्ट ज़रा रिड्यूस करनी होगी, अल्टरनेटिव वे निकालने होंगे और अवाम को इसके अंदर जो है वो इज्तिमाई तौर पे एक रोल प्ले करना होगा। आप मेरे साथ रहिएगा। अली मूसा गिलानी साहब की तरफ जाना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो गिलानी साहब ये फरमाइएगा कि अब चूँकि आप लोगों की एक जॉइंट गवर्नमेंट है, इक़्तिदार में आने से पहले आप लोग यकीनी तौर पे बहुत सारे जलसे जुलूस होते थे, तकारीर होती थी, उसके अंदर इवेंचुअली आपने लोगों को ये कहा, ये मैसेज दिया कि हम आपकी जान छुड़ाएंगे एक फ्लॉड हुकूमत से जिसकी गवर्नेंस बुरी है, जिसने महंगाई कर रखी है। फिर आपने महंगाई मार्च किया, आपने एक होप दी, आपने एक प्रॉमिस किया। अब आप आए हैं इक़्तिदार पर, आप बैठे हैं और अपने प्रॉमिस के बरक्स तमाम तर जो आप काम है वो कर रहे हैं। अब आप इसको बड़े फैसले का नाम दे दें या जो मर्जी आप नाम दे लीजिए, वाई यू हैव डन दिस विद द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री? आवाम को रिलीफ देने का मरहला जो है वो आप हमारे से कोई 70 दिनों के अंदर नहीं पूछ सकते। हमें आप टाइम देंगे तो हम इसके अंदर, बिल्कुल यही हमारी वजह है कि हम इलेक्शन के अंदर भी तब जाएंगे जब हम आवाम को उनका रिलीफ देकर आएंगे जो हमने वादा किया हुआ है। हम अपना वादा पूरा करके आएंगे। और IMF के साथ जो डील्स थी, जो इंटरनेशनल माहदे होते हैं, वो इस तरह नहीं होता कि आपने कोई अपने दोस्तों यारों के साथ बात की हो जो रात को कहें कि नहीं मैंने नहीं की, सुबह हो जानी है। तो इमरान खान बदकिस्मती इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो एक $6 बिलियन का जो प्रोग्राम किया हुआ था उसके अंदर बहुत सारी शराइत थी जो उन्होंने मायदे किए हुए थे, और स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसको पूरा करने की। तो हमें वो पूरे करने थे और वो प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है। हम उसको फ़ौरन अप्रूट नहीं कर सकते, हम उसके अंदर घुस के अब उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा वो आप करेंगे चेंज। लेकिन अब एक चीज़ और बताइए, अब जो कुछ भी सिनेरियो है, इस सारे सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो फोर फ्रंट पे है दैट इज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जबकि ये सब कुछ हुआ, उस होने से कबल आप ये जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जी जरदारी साहब ने बड़ा मीडिएटर का रोल प्ले किया, और कहने वालों ने तब ये कहा, जो कि अब हमें हकीकत नज़र आ रही है, कि आपने ओनस सारा नून लीग पर डाल दिया, जबकि आपने ये कहा था कि हम मसले मसाइल के अंदर जो है वो फोर फ्रंट पर रहेंगे और हम रोल प्ले करेंगे। तो वाई यू आर डूइंग दिस? आई मीन ये भी एक प्रॉमिस था जो कि एक पॉलिटिकल प्रोफेशनल प्रॉमिस था, वो भी हमें यहाँ पे वादा वफा होता दिखाई नहीं देता। बहुत सारे नून लीग के दोस्त कहते हैं, गिला करते हैं। देखें, कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा नहीं है जो किसी को प्लान के अंदर आ जाए। सब बड़े मैच्योर सियासतदान हैं और हम उनका बर्डन बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। अच्छा चले, अब ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो नुमाइंदगी है आप लोगों की वो कम है, और पंजाब के इलेक्शंस भी जो है वो ज़रा सर के ऊपर हैं और सबकी नज़रें इस पर जुड़ी हुई हैं। वजारतों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड ज़्यादा हाई करती है, जबकि उसका यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, वो कम है। जस्टिफाइड है ये चीज़, ये फैसला? देखें, जो पावर शेयरिंग फार्मूला होगा वो वही तय करेंगे, पर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उसका पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है, और हमने इनको पंजाब के अंदर अभी तो हमने पर वजारतें भी 2 ही हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के बाद। ख्वाहिश की बात तो अभी तक सामने आई नहीं है। अच्छा चलो ये बताएं, कैसा जा रहा है आपका नून लीग के साथ इत्तेहाद और काम जारी रखना? माजी में तो बड़ा तल्ख और रगड़ किस्म का आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, हाउ इज इट गोइंग नाउ? इलेक्शन जो है, बाई इलेक्शन मैं आपको पहले बता दूं, एक पहले भी बाई इलेक्शन हुआ था उस पर मुल्तान के अंदर, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के हक़ में अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया था और उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की थी। तो ये जो है जिसका राइट था, जो सेकंड नंबर पर कंटेंडर था, उसका राइट है, वो आएगा। अच्छा चलें, आखिरी सवाल ये बताइएगा, बिलावल साहब अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं मुल्क के, तो उन्होंने अभी तक जो भी काम प्रोफेशनल उनके ज़िम्मे इस वक्त ड्यूटी थी सिफारती महाज के ऊपर, अमेरिका के भी ताल्लुकात हैं, और हम एज्यूम ये कर रहे थे कि अमेरिका के साथ तो फौरी तौर पर उनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो जाएंगे, मुलाकातें होंगी, मुमकिन है बाइडन साहब का फ़ोन आ जाएगा। सो आप हमें कुछ उनकी बड़ी माइलस्टोन को अचीवमेंट बता सकते हैं, अमेरिका प्लस दी अदर रिलेशन विद अदर कंट्रीज़? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा से आज़ाद रही है और अभी भी उतनी ही आज़ाद है,
और उससे ज़्यादा आज़ाद इसलिए है कि हमने तो इमरान खान की जो रशिया का विज़िट था पाकिस्तान ने उसको भी ओन किया कि वो हमारी अपनी पॉलिसी थी और एक आज़ादाना पॉलिसी थी। और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि तनहा नहीं होना चाहिए, हमारे हर किसी के साथ बायलैटरल रिलेशन होने चाहिए। और अमेरिका इस मुल्क, इस दुनिया का एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान अपने आप को कैसे किसी से आइसोलेट कर सकता है, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क से जिसके साथ हमारी ट्रेड का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ज़करिया साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो कुछ भी ज़ाहिर सियासत में हो रहा है वो विद इन द पार्टी हो रहा है, जॉइंट गवर्नमेंट के तौर पे हो रहा है, उस गवर्नमेंट के आपसी प्रॉब्लम के तौर पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपोजिशन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपनी सियासत कर रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो बड़ी गौरतलब चीज़ है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पाकिस्तान एज ए कंट्री फंसा हुआ है। और उस वॉरफेयर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इंटरनेशनली भी यकीनी तौर पे मुतासर करते हैं, जिसमें उसके वेस्ट के साथ रिलेशंस हैं, जिसमें उसके नेबर्स के साथ रिलेशन है, जिसमें अफ़गानिस्तान का मसला है, जिसमें कश्मीर ऑलरेडी प्रिवेलेंट मसला है। सो आपको लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इन ए राइट डायरेक्शन विद वन यूनिट, और देयर इज़ समथिंग मिसिंग समवेयर? देखें, इसमें जो एक पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ी पावरफुल सिविल सोसाइटी इमर्ज हुई है। गुज़श्ता 10-15 साल से एक बड़ी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है जो कंसर्न भी है, जो वेल अवेयर। एक बात याद रखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई खैरात नहीं होती। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें जज करती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ और हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसके साथ। अगर हमारी यूथ जो है वो वेल एजुकेटेड है, प्रोडक्टिव है, लॉ अबाइडिंग है, इंटरनेशनली वो दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, हमारी इकोनॉमी ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बेहतर हैं, तो हमारे मुल्क में जो हमारी इंटरनेशनल प्रेस्टीज है, जो हमारी इंटरनेशनल से है, वो ज़्यादा। अगर हम अंदरूनी तौर पे एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, हर रोज़ कोई ना कोई ह्यूमन राइट ट्रेजेडी जो है इंटरनेशनल लेवल पे हमारी आ रही है, तो फिर इससे कंट्री जो है वो वीक होता है, उसकी सॉफ्ट पावर ख़त्म होती है और उसके लिए मसाइल पैदा। जैसे देखें ना, एक छोटी सी बात है, पोलियो, बहुत नेग्लिजिबल नंबर ऑफ केसेस है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मीडिया में फ्लैश होते हैं तो लोग समझते हैं। मैंने खुद लाहौर एयरपोर्ट पे पोलियो के कतरे पिए हैं। तो ये चीज़ें हमें अब देखें, यहाँ मैं ये अर्ज करूँ कि अब दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि पोलियो के इंजेक्शन लगाने वालों को गोलियां मार दी जाए। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, हमें जो इनटॉलरेंस है, हमें जो बिगेटरी रिलेटेड एटीट्यूड्स हैं वो ख़त्म करने हैं। हमने यूथ को टॉलरेंट बनाना है, उनको पॉजिटिव बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटरनेशनलाइजेशन का दौर है। हमने दूसरे कल्चर्स का एहतराम करना है, हमने दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी जो इंटरनल स्टेबिलिटी है ये उस पर डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। हमारे देखें ना, जब अगर हमारे जेंडर इंडेक्स जो है दुनिया में वर्स्ट आ रहा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में वर्दलेस है, अगर इस तरह के इंडेक्स में हम नीचे जाते गए, मतलब कोई इंडेक्स ले लेंगे पाकिस्तान में साबे बाय करने पे कितने पैसे खर्च होते हैं पता चलता है जी। हम चाय जो है वो 100 टाइम ज्यादा उस पर पैसे खर्चते हैं, हम पान और छालिया जो इंपोर्ट करते हैं उस पर ज्यादा, लेकिन हम किताबें नहीं खरीदते। ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि हम नॉलेज सोसाइटी बनाने में कितने नाकाम रहे हैं, कितने नाकाम रहे हैं नॉलेजेबल सोसाइटी बनाने में। तो हमें एज ए नेशन कलेक्टिवली देखना होगा कि हम किस अंदर बढ़ रहे हैं और हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वो यकीनी तौर पे हमारे एक्सटर्नल मामलात के साथ जुड़े हुए हैं। ये कहना था प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब का। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका गिलानी साहब, आपने भी वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपको इंशाल्लाह यूं ही अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।